हेलो एवरीवन, दिस इज जय भाटिया फ्रॉम साइंस और आईएएस। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे। एज यू ऑल नो कि प्रीलिम्स का सिलेबस हमारे पास प्री डिफाइंड नहीं होता है। हाउएवर मेंस का सिलेबस हमारे पास फिर भी काफी कुछ डिफाइंड होता है, इसलिए हम यूजुअली मेंस के सिलेबस के थ्रू प्रोग्रेस करते हैं। पेपर 2 जो है वो बेसिकली 3 चीजों को कवर करता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम आगे करना है। तो एज यू ऑल नो कि पेपर 2 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एज वेल। पर ये समझना जरूरी है कि ये डेमोक्रेसी का मॉडल इंडिया ने क्यों चूज किया और इसके अलावा और क्या अवेलेबल मॉडल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसी को हम पहले समझने की कोशिश करें। तो देर आर बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स विच आर बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला होता है डेमोक्रेसी एज यू ऑल नो, जिसको हम आगे और एलॉबरेट होकर के पढ़ेंगे। और इसको आपने सुना ही होगा, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना, जिसमें लोग खुद ही अपने लीडर्स को चुनते हैं। लोग खुद ही अपने द्वारा एक गवर्नमेंट सिस्टम को फॉर्म आउट करते हैं और खुद ही अपने आप की रूलिंग करते हैं। सेकेंड इज द मोस्ट अदर कॉमन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज मोनार्की। मोनार्की में एक राजा होता है और वही पूरे के पूरे देश को संभालता है, चलाता है, और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो सब उस राजा की कही हुई सारी बातों को ओबे करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। थर्ड इज डिक्टेटरशिप, जिसको आप देखते हैं। देखिए, जब भी मिलिट्री पावर के थ्रू पॉलिटिकल पावर को सीज किया जाता है तो उसको आप डिक्टेटरशिप कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार पाकिस्तान के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारे डिक्टेटर्स अवेलेबल हुए हैं और यूजुअली वो सारे ही आपने नोटिस किया होगा कि मिलिट्री बैकग्राउंड से ही हुआ करते थे। अगर आप हिटलर या मिसलोनी जैसे डिक्टेटर्स की भी बात करेंगे तो उनका भी बैकग्राउंड आखिरी में मिलिट्री ही होता था। थर्ड इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी ये पुराने टाइम पीरियड पे ज्यादातर देखने को मिलता था। आज के टाइम पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है वेटिकन सिटी, जहाँ पे चर्च या जो भी धार्मिक मान्यताओं को संभालने वाले लोग होते हैं, क्रिश्चियनिटी में जैसे पोप हो गए या हिंदुइज्म में जैसे पंडित वगैरह हो गए, जब ये लोग किसी गवर्नमेंट सिस्टम को चलाने लगे, जैसे हम यूरोप में देखा करते थे पुराने टाइम पीरियड में, जब इटली वगैरह के ऊपर चर्च वगैरह के लोग जो हैं वो रूलिंग करते थे अपनी और वो चलाया करते थे, तो उस सिस्टम को आप थियोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट इज टोटलिटेरियनशिप। टोटलिटेरियनशिप एज इट्स नेम सेज, जब सिंगल पार्टी रूल हो किसी भी कंट्री तो उसको आप टोटलिटेरियनशिप कहते हो। एक ही पार्टी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी और को लेकर के आओ, आपको वही एक पार्टी जो है वही आपके लिए सब डिसीजंस लेगी, चाहे आपको पसंद हो चाहे आपको ना हो। और लास्टली एनार्की, जब कुछ नहीं होता, जैसे आईएसआईएस जब जन्म लिया था इराक, ईरान, सीरिया वाले रीजन में, तो उसको आप एनार्की कहते हो, जहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, सिर्फ जिसको जो करना हो वो करने के लिए आजाद है। और इस तरह से आप देखते थे कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमन लाइफ जो है वहां पे डैमेज हो रही थी, बहुत सारी मटेरियल लाइफ डैमेज हो रही थी, तो इसको एनार्की कहा जाता है। इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमने सोशलिज्म या कम्युनलिज्म को कहीं पे भी नहीं लिखा था, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सोशलिज्म या कम्युनलिज्म जो है ये किसी भी किस्म से टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते, ये इकोनॉमिक सिस्टम्स है जो अलग अलग वर्ल्ड जो है वो यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी जो है वो सोशलिस्टिक हो सकती है, जैसे कि चाइना इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी, जहाँ पे वही डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो बी लिबरल। अब इसका क्या मेजर डिफरेंस होगा वो समझे आप, कि सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी जो है वो ओवरऑल वर्किंग के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, उसको जितने भी उसके नेशन में लोग रह रहे हैं उन सबको इक्वालिटी प्रदान करने के ऊपर वो काम कर रही होगी। वहीं लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हो सकता है अमेरिका या इंडिया, ये पर्सनल राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करती है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी राइट्स या कम्युनिटी सिस्टम्स के ऊपर। तो इस तरह से सोशलिज्म या कम्युनलिज्म जो है वो डिफरेंट है एज फ्रॉम द टाइप्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब आते हैं हम डेमोक्रेसी पे। देखिए, डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट बहुत 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 पुरानी है। अगर हम एरिस्टोटल की राइटिंग्स को देखें तो उसमें हमको लगभग लगभग 350 बीसी के आसपास हमको एरिस्टोटल ने लिखा हुआ है, जिसमें उसने फॉर्मल डिस्टिंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच।
ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता क्या है। देखिए, दो टाइप के लॉज होते हैं किसी भी स्टेट में। फर्स्ट वन इज द वन जिसको आप बोलते हैं कि जिसके थ्रू स्टेट जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न होते हैं। और सेकंड वो होता है जिसके थ्रू स्टेट अपनी जनता को गवर्न करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिसके थ्रू स्टेट की बाउंड्रीज तय होती है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यही स्टेट की बाउंड्रीज को समझने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच ऑल पर्सन इन अ कंट्री हैव एग्रीड अपॉन, बाय व्हिच दे कैन बी रूल्ड बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो देश के सारे लोगों की सर्वसहमति से बनाया गया है, ताकि उन लोगों को कैसे गवर्न किया जा सके उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें डिस्क्राइब। अब कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो बहुत सारे किस्म के होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप देखते हैं। कुछ बहुत डिटेल्ड होते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही इलैबोरेट तरीके से लिखा हुआ है। और कुछ बहुत ही शॉर्ट होते हैं, कुछ मतलब बहुत ही इसमें हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स के बारे में डिस्कशंस होते हैं, कौन कितना पावरफुल है वगैरह वगैरह। और कैसे कोई भी कंट्री को गवर्न किया जाएगा उससे रिलेटेड बातें बताई जाती हैं।